हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 1। तो देखो, ये जो चैप्टर है ना, ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हम वही चीज़ें सीखेंगे जो कि हम डे टू डे प्रैक्टिस में लेते हैं। जैसे कि आप लोग इसमें वही जानोगे क्या, जो हमारे आसपास में चीज़ें होती हैं वही होती हैं। और अगर उस तरीके से समझोगे तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा आसान है और इसको अच्छे से समझेंगे। एनसीईआरटी का कंप्लीट लाइन बाय लाइन देखेंगे। तो आप अपनी एनसीईआरटी खोल के बैठो और साथ में जो मैंने मार्क कर रखा है उसको मार्क कर लो और ये पढ़ के चल जाना, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे इसमें। ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की बात करेंगे इसके अंदर। तो अब देखिए, इसमें जो सबसे फर्स्ट बात करी गई है केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज की। तो अब केमिकल और फिजिकल के अंदर आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। जैसे कि अब फिजिकल चेंज क्या होता है, फिजिकली आप किसी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हो और फिर उस फॉर्म से उस फॉर्म में आ सकते हो। तो वो जो फॉर्म होती है, वो जो चेंज होता है, उसको फिजिकल चेंज कह सकते हैं। अब इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है कि आप एक बार आइस लीजिए, एक ग्लास में आइस डालिए और थोड़ी देर बाद में वो पानी बन जाएगी। फिर उस पानी को फ्रीजर में रखिए, फिर से वो क्या हो जाएगी, आइस बन जाएगी। तो ये जो चेंज होता है कि हमने क्या करा कि एक चेंज से दूसरे चेंज में गए, लेकिन उससे हम वापस से उसमें आ सकते हैं। बस क्या हुआ कि पानी ही था, जैसे कि पानी बर्फ में है और पानी ही गिलास में। तो अब जब दोनों पानी ही पानी रहे तो अब उसके अंदर क्या चेंज हुआ, बस उनका स्टेट चेंज हुआ था। तो अगर कोई भी एक स्टेट चेंज होता है, चाहे से वो फिजिकल स्टेट चेंज होता है और वापस उसको कर सकते, तो वो होता है फिजिकल चेंज। लेकिन वहीं पर अगर बात करें केमिकल चेंज कब होता है कि व्हेन एवर केमिकल चेंज अकर वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। तो अब इसके लिए अगर कोई भी केमिकल चेंज होता है उसके अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी। अब इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि आप लोग क्या करिए कि एक माचिस की तीली लो और उसे जला दो। जब आप उसे जलाएंगे तो क्या होगा कि वो ऐश में कन्वर्ट हो जाएगी। पहले क्या थी, वो वुड थी और उससे ऐश में कन्वर्ट होगी। क्या अब ऐसा हो सकता है कि आप उसको कुछ भी करके वापस से माचिस बना सकते हो? नहीं बना सकते। तो वहां पर क्या हुआ है कि केमिकल रिएक्शन हुई है। तो जब कभी भी कोई भी एक परमानेंट चेंज हो जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए आप अभी जो सांस ले रहे हो, ये भी केमिकल चेंज है। अब ये कैसे केमिकल चेंज है? जैसे कि आपने अंदर क्या लिया, जैसे कि अभी मैं सांस ले रहा हूं, अब मैंने क्या लिया, मैंने एयर अंदर लिए और अब मैं बाहर निकालूंगा। अब एक्सेल कर रहा हूं तो मैं CO2 साथ में बाहर निकाल रहा हूं, मैंने O2 को कंज्यूम कर लिया। तो ये जो रिएक्शन है ये केमिकल चेंज होगा और इसके अंदर एनर्जी यूज में ली जाती है। तो इसीलिए क्या हो गया, ये हो गया केमिकल चेंज। अब इसी तरीके से आज के इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि यार कौन सी एक्टिविटीज होती हैं, क्या क्या एक्सपेरिमेंट होता है। साइंस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अगर इसको इंटरेस्ट लेके पढ़े तो बहुत ही मजा आता है, अदरवाइज ये बोरिंग भी खूब लगता है। अब देखिए, अब उसके बाद में यहाँ पर फर्स्ट एक्टिविटी है, इसके अंदर क्या बताया गया कि आप लोगों को एक मैग्नीशियम रिबन लेना है। अगर आप चाहते हो कि भैया आप एक्टिविटी करके बताओ, तो अगर आप कमेंट सेक्शन में करोगे कि भैया एक्टिविटी हमें जाननी है, तो मैं डेफिनेटली आपको प्रैक्टिकल सभी एक्टिविटीज करके दिखाऊंगा। पर उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना होगा कि हाँ भैया हमें भी चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे फर्स्ट अगर बात करें कि यहाँ पर क्या एक्टिविटी है, इसमें यह है कि एक बंसन बर्नर लेना है और उसके साथ में एक पेयर ऑफ मैग्नीशियम रिबन का। अब जब मैग्नीशियम रिबन बर्न होगा, हमेशा ये बात याद रखना कि जब कभी भी बर्निंग की बात करी जाएगी तो वहां पर ऑक्सीजन का काम में होता है। O2 मतलब कि कहीं पर भी O2 लिख दिया जाए मतलब कि वो जलाया जा रहा है उसे। तो जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो वहां पर बनती है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये होती है इसकी एक रिएक्शन। और इस एक्टिविटी के अंदर बताया गया कि सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, मैग्नीशियम रिबन लेना, फिर उसको एक सैंड पेपर होता है, आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए क्लॉथ है, तो ये सैंड पेपर की तरह अगर होगा तो इसको इस तरीके से साफ किया जाता है। ठीक है, तो वो होता है सैंड पेपर और फिर उसके बाद में रिएक्शन होती है। अब इसके अंदर एक रीजन आता है कि जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसको हम घिसते क्यों हैं, इसको नोट डाउन कर लेना, यहां पर भी लिख देता हूं। यह है कि आप लोगों को मैग्नीशियम रिबन इसलिए बर्न करना होता है क्योंकि जो मैग्नीशियम होता है वो काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है। जब मैग्नीशियम रिएक्टिव होता है तो क्या करता है कि वो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन तो प्रेजेंट है। अब जब ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, उसके साथ में पहली रिएक्शन करवा देगा। हमने करवाई नहीं, फिर भी वो रिएक्शन करवा के पहले से बैठा है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड उसके ऊपर लगी हुई है। लेकिन जब हम उसे जलाएंगे तो वो सही ढंग से नहीं जलेगा। तो हम क्या करते हैं, रबिंग करके जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए पेंसिल है, देखो अब इस पेंसिल के ऊपर अगर मैं कुछ कोटिंग कर दूंगा तो क्या सही ढंग से चल पाएगी? नहीं। तो उसको हटाने के लिए सैंड पेपर से इसे रब करते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम रिएक्टिव होता है इसलिए वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर लेता है। अब उसके बाद में यहां पर आता है कि मैग्नीशियम रिबन जो होता है वो किस तरीके से बर्न करता है, वो बर्न करता है आपके पास में यहां पर डेजलिंग व्हाइट फ्लेम से और चेंजेस इनटू अ व्हाइट पाउडर। जब आप अगर देखोगे एक्सपेरिमेंट में, आपको करके भी दिखाऊंगा कि अगर जब मैग्नीशियम रिबन होता है उसको बर्न करते हैं, बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट के अंदर एनर्जी निकलती है, बहुत ही हाई अमाउंट के अंदर एक लाइट निकलती है और
फिर इसके बाद में यहाँ पर कुछ जो एक्टिविटी 1.2 है इसके अंदर कहा गया कि आपको लेड नाइट्रेट, अब लेड नाइट्रेट क्या होता है, वो होता है PbNO3 ट्वाइस, ये होता है लेड नाइट्रेट, जिसको कि आपको एक टेस्ट ट्यूब के अंदर लेना है और उसके अंदर आपको पोटेशियम आयोडीन सॉल्यूशन डालना है। मतलब कि पोटेशियम आयोडीन हो गया KI सॉल्यूशन, जब आप डालेंगे तो क्या रिएक्शन होगी वो आपको नोट करना है। अब देखो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि यार केमिकल रिएक्शन, अब हमें पता कैसे लगेगा कि केमिकल रिएक्शन हो गई। अब फॉर एग्जांपल के लिए मतलब एक ये टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर आपने कुछ एसिड्स डाले, अब आपको कैसे पता लगेगा कि यार रिएक्शन हो गई या फिर रिएक्शन हो रही है या फिर हुई नहीं। तो इसको चेक करने के लिए सबसे अच्छा सा जो तरीका है वो यहाँ पर है कि इसमें 3 चीजें चेक करनी है। सबसे पहला कि चेंज इन स्टेट, ऐसा हो जाए कि कोई भी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चला जाए। फॉर एग्जांपल के लिए पेपर था, पेपर को जब आपने जलाया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, ऐश में कन्वर्ट हो गया। और फिर दूसरा है कि यहाँ पर कलर चेंज हो जाए, कलर चेंजिंग भी बहुत ही अच्छे से होता है। जैसे कि कई बार जो रिएक्शंस होते हैं उनमें जैसे कि पिंक कलर का है पहले, तो पिंक कलर से क्या होता है वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से बहुत सारे कलर चेंजिंग होते हैं, वो भी बहुत बार हमें बताते हैं। और फिर इवोल्यूशन ऑफ गैसेज, तो अब जब कभी भी आपने देखा होगा ये वाली जो एक्टिविटी 1.3 है इसमें क्या करा गया, जिंक ग्रैन्यूल्स, मतलब ग्रैन्यूल्स का मतलब ये होता है कि छोटे छोटे टुकड़े, तो छोटे छोटे टुकड़ों को क्या करा है, कॉनिकल फ्लास्क में लिया गया है और उसके अंदर HCl या फिर H2SO4 जब डाला गया तो वहां से गैस इवॉल्व हुई है। ये पूरी एक्टिविटी है, इसको आपको ध्यान से देखना। और इसके अंदर से गैस इवॉल्व होगी जो कि हाइड्रोजन गैस होगी। जब कभी भी कुछ भी इवॉल्व होने लग जाए, मतलब कैसे बुलबुले से उठ रहे हैं या फिर कोई गैस आ रही है, तो वो होती है वहां पर एक गैस इवॉल्व। तो जब गैस इवॉल्व हो तो भी एक रिएक्शन होती है। फिर उसके बाद में या तो कोई टेम्परेचर में चेंज आ जाए कि भैया चेंज इन टेम्परेचर हो जाए, तो अब आप बोलेंगे कि भैया फिर तो एक डाउट उठना चाहिए आप सभी के मन में कि अब जब ऐसा होता है तो ये क्यों नहीं होता कि जब हम पानी गर्म करते तो पानी जब ठंडा था फिर पानी गर्म हो गया, तो क्या ये केमिकल रिएक्शन होगी? नहीं। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, हमेशा याद रखना कि जो केमिकल चेंज होता है मतलब CC, वो वापिस से नहीं हो सकता। अगर आप फर्स्ट फॉर्म से अगर आप जाओगे सेकंड फॉर्म में तो आप कभी भी सेकंड से फर्स्ट में नहीं आ सकते, आपके पास में कोई भी रास्ता नहीं है। लेकिन अब पानी में क्या हो सकता है कि पानी एक बार ठंडा हो जाए फिर उसको गर्म कर देंगे, गर्म हो गया वो ठंडा हो जाएगा, तो ये क्या है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो ये यहाँ पर ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूजन होगा बहुत सारी जगह पर। और फिर इसके बाद में आती है भैया केमिकल इक्वेशन। अब देखिए केमिकल इक्वेशन क्या होता है कि अब हम बोल रहे हैं कि बहुत कुछ रिएक्ट करता है, तो अब जो रिएक्शन होती है अब हम उसको लिखेंगे वर्ड्स में। जैसे कि अभी अभी हमने क्या बोला था कि मैग्नीशियम रिबन को जब हमने बर्न करा तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिली, तो अभी उसी को ही वर्ड्स में लिखेंगे। अब इसको वर्ड्स में किस तरीके से लिखेंगे, जैसे कि मैग्नीशियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये क्या होते हैं, रिएक्टेंट, मतलब कि जो रिएक्ट करता है, मतलब जो रिएक्ट करेगा, जिसको कि हम इनिशियली हमारे पास में होगा, और जब वो रिएक्ट करेगा तो वो एक रिएक्शन से एक प्रोडक्ट बनाएगा जो कि हमें मिलेगा बाद में। जैसे कि व्हाइट पाउडर मिला था मैग्नीशियम ऑक्साइड का, तो वो जो प्रोडक्ट है वो है हमारे पास में मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब उसके बाद में यहाँ पर जो रिएक्टेंट होते हैं उनको LHS की तरफ लिखते हैं, जो प्रोडक्ट होते हैं उनको RHS की तरफ लिखा जाता है। और यहाँ पर ये वाली लाइन मार्क कर लेना कि द रिएक्टेंट आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विद द प्लस साइन बिटवीन देम। अगर रिएक्टेंट एक से ज्यादा है तो उनको प्लस के साइन से उनको साथ में जोड़ देंगे, और अगर प्रोडक्ट को RHS में लिखेंगे और उसमें भी अगर 2 से ज्यादा प्रोडक्ट है उनको हम प्लस साइन से लिखेंगे। अब उसके बाद में यहाँ पर जो एरो हेड है, ये वाली जो एरो है ये बताती है कि रिएक्शन इधर से इधर हो रही है या फिर इधर से इधर हो रही है। जैसे कि आपने अगर नोटिस करा होगा, मैंने यहाँ पर इस एग्जांपल में लिखा था कि आइस से जब वाटर में कन्वर्ट होना है जब इधर हो रहा है, लेकिन जब वाटर से आइस में जा रहा है तो इधर हो रहा है। तो इसका मतलब ये बता रहा है कि ये जो रिएक्शन है ये पीछे भी आ सकती है, और इधर वाला जो डायरेक्शन है वो बता रहा है कि रिएक्शन पीछे की तरफ है, ठीक है। और फिर इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट आता है हमारे पास में, इसी से ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि किस तरीके से आप रिएक्शन लिखेंगे, तो आपको ये पॉइंट पूरा लिखना है उसमें। और फिर इसके बाद में आता है कि यहाँ पर आप केमिकल इक्वेशन जो होती है उसको किस तरीके से लिखेंगे। अब देखो इसको लिखने के बहुत ही अच्छे तरीके हैं। अब सबसे पहले हमने लिखा कि अब इसमें लिख दिया कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हो गया और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा, तो ये तो हो गया कि हमने इसको वर्ड्स में लिखा। लेकिन अब हम इनके सिंबल जानते हैं, सिंबल की फॉर्म में लिखेंगे। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि मैग्नीशियम का जो सिंबल हो जाएगा, मैग्नीशियम की अगर बात करें तो मैग्नीशियम का सिंबल हो जाएगा Mg। तो मैग्नीशियम की जगह पर इतना बड़ा ना लिखने की जगह पर हम थोड़े आलसी हो गए, तो हमने क्या करा, मैग्नीशियम को Mg लिख दिया, जो यहाँ पर आ गया। फिर उसके बाद में ऑक्सीजन को ना लिख करके हमने O2 लिख दिया, फिर उसके बाद में हमारे को मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख दिया। तो ये होता है, इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में हम कर सकते हैं, वर्ड को शॉर्ट में कर सकते हैं। और फिर इसके बाद में आता है कि यहाँ पर बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, ये वाला जो पार्ट है ये वाला इंपॉर्टेंट है, अगर समझ में नहीं आता तो बड़ी दिक्कत होती है, तो इसको ध्यान से सुनना। अब देखो, अब सबसे पहले अगर बात करें कि यहाँ पर
बैलेंसिंग करने की ज़रूरत क्यों होती है? तो बैलेंसिंग करने की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि जब आप देखो कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें कई बार क्या होता है कि मतलब एक तरीके से बैलेंस्ड नहीं होता। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए अभी ये वाली एक रिएक्शन है, इसके अंदर देखो कि यहाँ पर ये है FeH2O, यहाँ पर देखिएगा ये FeH2O और Fe3O4 और H2 है। अब इसके अंदर देखो कि यहाँ पर अगर बात करें Fe की, तो Fe यहाँ पर तो कितना है, अगर RHS LHS की तरफ बात करें तो यहाँ पर तो एक ही है, लेकिन अगर हम RHS की तरफ देखें तो यहाँ पर तो Fe भैया 3 है, तो ये क्या बैलेंस्ड है? नहीं है। लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या बोलता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ये बोलता है कि मास नाइदर बी क्रिएटेड, ये वाली जो लाइन है, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये वाली लाइन तो वैलिड नहीं होगी फिर। तो इसी को ही वैलिड करने के लिए हमें इसको बैलेंस करने की जरूरत होती है। अब कई बार क्या होता है कि एग्जाम के अंदर आपको टीचर बोल देगा कि बैलेंस करना, और 1 मार्क के अंदर या फिर 3 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसको ध्यान से देखना। अब इसमें अगर बात करें यहाँ पर कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो क्या होगा कि टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन प्रोडक्ट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन हैज टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन रिएक्टेंट। हमेशा बात याद रखना कि जो मास ऑफ प्रोडक्ट होता है वो मास ऑफ रिएक्टेंट के बराबर होगा। और फिर इसके बाद में यहाँ पर द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच एलिमेंट्स रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन। हमेशा एक बात याद रखना कि जितने भी नंबर ऑफ एटम है, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि कोई भी एक रिएक्टेंट है ए और वो बी में कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, और ऐसा नहीं होगा कि कोई बीच में चमत्कार हो जाए और उसमें सी आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जैसे कि उसमें ए बी सी है तो प्रोडक्ट में भी हमें ए बी सी ही मिलेंगे, उसके अलावा कोई नया एलिमेंट नहीं मिलेगा। और फिर इसके बाद में यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिमेन सेम। तो अभी सबसे पहले जो इक्वेशन लिखी हुई है, लिखी हुई है वर्ड फॉर्म में, जिसके अंदर के लिखा हुआ है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, और जो कि जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस देते हैं। ये होगी एक रिएक्शन। अब इसको हमें लिखना मतलब कि जो हमारी बेस सिंपल इक्वेशन है उसमें लिखेंगे, जैसे कि जिंक को Zn से रिप्रेजेंट करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 से करते हैं, जिंक सल्फेट को ZnSO4 से करते हैं, हाइड्रोजन को H2 से करते हैं। तो ये हो गया इसका तरीका। फिर इसको इस तरीके से हम शॉर्टेड में लिखेंगे। अब हम देखते हैं कि क्या ये बैलेंस्ड है या फिर नहीं है। तो अब देखो इसके अंदर अगर बात करें, सबसे पहले जिंक की, सबसे पहला एलिमेंट जिंक की दिख रहा है, जिंक को लिख दिया। अब देखो कि यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स LHS में, मतलब कि इधर की साइड रिएक्टेंट में कितने हैं, बस एक ही है, अकेला जिंक है तो एक नंबर लिख दिया। फिर इसके बाद में अगर प्रोडक्ट में बात करें तो प्रोडक्ट में ZnSO4 प्लस H2 है, तो यहाँ पर भी कितना है, एक ही है। उसी तरीके से अगर हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन H2SO4 में कितने हैं भैया, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। और अगर इधर बात करें तो यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है। तो आपको एटम गिनने हैं, क्या गिनने हैं, एटम, ठीक है। यहाँ पर ये जो पूरा पूरा H2 है, H2 तो क्या है, ये है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल अलग अलग हो सकते हैं लेकिन एटम क्या होंगे, वो होंगे सेम। मतलब कि हाइड्रोजन के जितने एटम LHS में होंगे, LHS के जितने भी एटम हैं किसी भी एलिमेंट के, वो बराबर होंगे RHS के एटम के। ये बात हमेशा याद रखना कि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और फिर इसके बाद में आता है हमारे पास में अगली रिएक्शन है जिसको कि हम बैलेंस करेंगे, जो कि मैंने अभी अभी बताया था। अब इसको बैलेंस करने के तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका इसमें कहा गया कि आपका बॉक्स बनाना, बॉक्स बनाने की कोई भी जरूरत नहीं, फालतू का स्टेप ऐड करा हुआ है। फिर स्टेप नंबर सेकंड है कि आपको नंबर ऑफ एटम्स लिखने हैं LHS के और RHS के, जो भी आपको सबसे पहले दिखे। जैसे कि इसमें Fe दिख रहा है तो Fe लिख दो, और फिर गिनो कि LHS में कितना है और RHS में कितना है। LHS में 1 है, RHS में कितने हैं भैया, यहाँ पर 3 है। एटम की बात करी जा रही, मॉलिक्यूल की नहीं, एटम की। और फिर इसके बाद में यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के कितने एटम है भैया, 2 एटम है, और यहां पर भी कितने एटम है, 2 एटम है, मतलब ये भी बैलेंस है। और उसी तरीके से ऑक्सीजन के सभी के हमें बस इतना सा काम करना है, सबसे पहले कि सबके लिख देंगे कि कितने कितने हैं। और फिर उसके बाद में क्या करेंगे कि हम उस एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे जिसके पास में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम होंगे। तो अब यहां पर बात करें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम किसके पास में भैया, अगर Fe के पास में बात करें तो इसके पास में तो एक ही है। और अगर H2O के पास में बात करें तो H2O के पास में देखना कि 2 तो H के एटम है और एक उसके पास में ऑक्सीजन का एटम है। तो इसके पास में H2O के पास में टोटल एटम हो गए भैया 3। और फिर इसके बाद में अगर बात करें Fe3O4 के, इसके पास में है भैया 7 एटम। तो सबसे पहले हम इसको ही बैलेंस करेंगे, और जब इसको बैलेंस करेंगे तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया Fe3O4 को, दोनों तरफ हमने क्या करा है कि ऑक्सीजन के सबसे ज्यादा एटम है। याद रखना कि ऑक्सीजन के सबसे ज्यादा एटम है, 7 एटम है इसमें। ये मॉलिक्यूल में 7 एटम है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा कौन सा है भैया, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन को सबसे पहले बैलेंस करेंगे। हमेशा याद रखना कि सबसे ज्यादा एटम जो होते हैं उनको बैलेंस करेंगे।
तो यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को बैलेंस करें, यहाँ पर H2O की फॉर्म में, तो यहाँ पर एक ही है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, Fe3O4 को, यहाँ पर 4 है तो 4 के 4 ही रहेंगे। और फिर इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट आता है कि यहाँ पर Fe प्लस 4 टाइम्स ऑफ H2 जो कन्वर्जन होगा Fe3O4 प्लस ऑफ H2 में, मतलब कि अभी हमने बस आधी ही इक्वेशन को बैलेंस करा है। अब उसके बाद में चाहे तो आप H2O ले लो या फिर Fe ले लो या फिर आप कुछ भी ले सकते हो जो आपका मन करे। अब हम लेते हैं इसके अंदर कौन से वाले, हम ले लेते हैं हाइड्रोजन की, मतलब कि कौन सी हाइड्रोजन कितनी है। तो अब जब हमने हाइड्रोजन को लिया तो यहाँ पर H2O है, H2O की फॉर्म में कितनी हाइड्रोजन है भैया, यहाँ पर 2 हैं और यहाँ पर 4 लगा दिए तो कितनी हो जाएंगी 8। देखो यहाँ पर कि H2O था, अब एक H2O के अंदर कितने हैं, एक H2O के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम है, लेकिन यहाँ पर 4 हो गए क्योंकि हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करा था, तो 4 × 2 करके 8 हो गए। फिर इसके बाद इसी तरीके से प्रोडक्ट में देखें तो प्रोडक्ट में भैया 2 हैं, इसके आगे 2 हैं, तो यहाँ पर ये कितने हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। इसको बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पर तो 8 है, लेकिन इसको करने के लिए क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमारा आंसर आ जाए। और फिर इसके बाद में ये और आधी होगी, फिर इसके बाद में आपको इसको बैलेंस कर लेना है। अब हम Fe को बैलेंस करेंगे, तो भैया Fe को जब बैलेंस करेंगे तो एक तरफ तो सिर्फ और सिर्फ Fe है और एक तरफ जो है वो है Fe3, तो अब इसको क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 3 Fe बैलेंस हो जाएंगे। तो वही क्या करा है यहाँ पर, एक को मतलब कि 3 से मल्टीप्लाई करा और फिर उसके बाद में यहाँ पर भी 3 आ गया, तो बैलेंस्ड है। और फिर इस तरीके से इस इक्वेशन को हमने लिख दिया, ये हो गई है फुल्ली बैलेंस्ड इक्वेशन। अब ये हो गई भैया कि 3Fe प्लस 4 टाइम्स ऑफ H2O Fe3O4 प्लस 4 ऑफ H2O में कन्वर्ट होता है। और अब इसमें आप लोगों को ये वाली जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आप लोगों को बैलेंस करनी है। और इसका आंसर आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे कि भैया यहाँ पर देखो कि ये मैं आपको लिख करके फिर से बता देता हूँ कि यहाँ पर देखो कि H2 है और फिर यहाँ पर ऑक्सीजन है, फिर ये कन्वर्ट हो रही है H2O में। अब आपको बताना है कि यहाँ पर X की जगह पर क्या आएगा और Y की जगह पर क्या आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, तो आप लोग इसका आंसर जरूर से बताना। और फिर इसके बाद में इसी तरीके से CO प्लस H2 में यहाँ पर X और Y की वैल्यू बताना फर्स्ट करके कि फर्स्ट का भैया X की वैल्यू ये है, Y की वैल्यू ये, इसी तरीके से सेकंड की X की वैल्यू ये है, Y की वैल्यू ये, ठीक है। अब उसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो कि हमें स्टेप नंबर 7 मिलता है। वो मिलता है कि भैया सिंबल लिखो फिजिकल स्टेट के, हमें थोड़ा और बताना है कि मतलब किस फॉर्म में प्रेजेंट है। तो उसके लिए हम करते हैं कि भैया थोड़ी और इंफॉर्मेशन देंगे तो उसको रिप्रेजेंट करने के हमारे पास में अलग अलग तरीके हैं। अब देखो, अब जब कभी भी केमिकल जो इक्वेशन है उसको इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम उसके फिजिकल स्टेट बताएंगे। अब फिजिकल स्टेट बताने के लिए अलग अलग सिंबल होते हैं। यहाँ पर जो AQ होता है, कई जगह पर आपको दिखेगा कि AQ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो AQ होता है ये डिनोट करता है एक्वस सॉल्यूशन को। यहाँ पर इसको बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस का मतलब होता है कि जब कभी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो वाटर के सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा, मतलब वाटर के उसके अंदर प्रेजेंट होगा, तो उसको बोल देंगे हम एक्वस में। जैसे कि यहाँ पर ये हो गया Fe सॉलिड में है और H2 गैस में, और ये यहाँ पर Fe3O4 और ये इस तरीके से होगी। इसमें कोई भी एक्वस नहीं है तो नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर जो गैस होता है वो ये बताता है कि भैया ये G, जब यहाँ पर ये जो G लिखा हुआ है ये बताता है कि ये किस में है, ये गैसियस फॉर्म में। अब यहाँ पर H2 है तो आप बोलेंगे भैया H2 गैस में कैसे होता है, H2 तो लिक्विड होता है। हमने तो देखा है कि भैया जो पानी होता है वो तो लिक्विड फॉर्म में होता है। अब यहाँ पर गैस क्यों लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पर H2 गैस का मतलब ये है कि यहाँ पर जो H2 है वो स्टीम की फॉर्म में है। क्या है, स्टीम की फॉर्म में। अगर लिख दिया जाए कि H2O क्या है भैया, सॉलिड, तो अब इसका आंसर बताओ कि इसका आंसर क्या होगा कि किस फॉर्म में प्रेजेंट है। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा कि H2O जब सॉलिड फॉर्म में है तो वो किस फॉर्म में होगा। ये सभी बच्चों को आना चाहिए, ठीक है। ये वाला आंसर मेरे को हर किसी से चाहिए। अब फिर उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट आएगा कि फिजिकल स्टेट्स नॉट इंक्लूडेड इन अ केमिकल इक्वेशन। जब तक कि आपको ना कहा जाए आपको अपनी बुद्धि लगा करके नहीं लिखना है उसे। और अब इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है कि समटाइम्स द रिएक्शन कंडीशन भी दी हुई होती है कि भैया इतने टेम्परेचर के ऊपर है, मतलब जो संस्कारी लोग होते हैं वो इसको लिख देते हैं कि इतने डिग्री सेल्सियस के ऊपर हमने करा और ये कैटलिस्ट काम में लिया, ये प्रेशर था, ये टेम्परेचर था, कई बार लिख दिया जाता है। इससे चिंता लेने की कोई भी जरूरत नहीं, बहुत ही सिंपल सा होता है, बस एक इन्फॉर्मेशन होती है। और कई बार टीचर ये करेगा कंफ्यूज जो होता है ना, कंफ्यूज करने के लिए टीचर इसको बहुत ज्यादा काम मिलेगा। यहां पर लिख देगा कि सनलाइट क्लोरोफिल, बच्चा कंफ्यूज क्यों, भैया ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये क्या पूछ लिया। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, जब कभी भी ऐसे ऊपर लिखा जाए तो ये कोई सेंस नहीं निकलता है, बस एक छोटी सी इंफॉर्मेशन होती है। और फिर इसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट जो आते हैं वही है इनटेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। इनटेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ, इसके बता रहा हूँ और इसके बाद वालों के नहीं बताऊंगा, खुद से सॉल्व करना, सॉल्व होने चाहिए, खुद से आंसर बताना है इनके। चलो ठीक है। अब इसमें अगर बात करूं कि वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर, तो अभी भी मैंने आपको रिएक्शन बताया था कि जो मैग्नीशियम होता है वो काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो जब वो रिएक्टिव
नेगेटिव होता है तो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को उसके ऊपर से हटाने के लिए हम उसकी रबिंग करते हैं, मतलब कि सैंड पेपर से उसको रब करते हैं। और फिर इसके बाद यहाँ पर आता है कि हाइड्रोजन और क्लोराइड की इनकी रिएक्शन लिखिए, मतलब एक तरीके से बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है। तो आपको मैंने यहाँ पर लिख दिया कि हाइड्रोजन H2 होती है, ये Cl2 होता है और इस तरीके से HCl बनता है। तो यहाँ पर 2 लगा करके ये बैलेंस कर दी। मैंने आप लोग के लिए इतना मेहनत करी। अब इसी तरीके से मेहनत करके सेकंड वाली सॉल्व कर लो। यहाँ पर मैंने सभी के नाम लिख दिए। बेरियम क्लोराइड जो होता है उसको BaCl2 से करते हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट होता है उसको Al2SO4 थ्राइस होता है। और फिर यहाँ पर बेरियम सल्फेट होता है वो होता है BaSO4। एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है AlCl3। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले सिलेक्ट करना कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम किस में है। तो मैं एक बार ये वाला करके बता देता हूँ, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो ध्यान से सुनना। अब अगर बात करें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम किसके हैं, इधर देखें तो भैया इसमें क्या है, 2 Cl के एटम है। और यहां पर अगर देखें तो यहां पर कितने एटम है, सबसे ज्यादा यहां पर 12 एटम है ऑक्सीजन के, मतलब 12 ऑक्सीजन है। और फिर इसके बाद में यहां पर तो 4 ही ऑक्सीजन है और यहां पर ऑक्सीजन है ही नहीं। तो सबसे ज्यादा एटम किसके हैं, ऑक्सीजन के हैं। किस में है, इसमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने भी ऑक्सीजन है ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है इसमें। तो आपको सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, फिर उसके बाद आपको आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। खुद से बैलेंस करिएगा, हो जाएगा आराम से। जो स्टेप्स मैंने बताए थे उनको फिर से रिवाइज कर लो और फिर से ये हो जाएगा। और फिर इसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस रिएक्शन को आपको स्टेट सिंबल में लिख करके सॉल्व कर रहे हैं, जो कि आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो कि सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन अ वाटर रिएक्ट टू गिव एन दी इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर जो भी नाम लिखा हुआ है, जैसे कि बेरियम क्लोराइड है तो वो हो गया BaCl2, फिर उसके बाद में सोडियम सल्फेट हो गया तो वो हो गया Na2SO4, फिर उसके बाद में यहाँ पर बेरियम सल्फेट हो गया जो कि हो गया BaSO4 और सोडियम क्लोराइड हो गया NaCl। तो ये जो रिएक्शन होती है इस तरीके से, आपको अगर कहा जाए कि आपको इसको सिंबल की फॉर्म में लिखना है तो इस तरीके से लिखना होगा। अब उसके बाद में आती है केमिकल रिएक्शन। अब देखो केमिकल रिएक्शन क्या होता है भैया, केमिकल रिएक्शन वो होती है जिसके अंदर की कोई भी एक बॉन्ड मेकिंग या फिर बॉन्ड ब्रेकिंग हो। सबसे पहले क्या करो भैया, तोड़ दो, तोड़ने के बाद में क्या करो, फिर उनको जोड़ दो। पहले क्या करा, तोड़ दिया और फिर उसके बाद में उसको जोड़ दिया। तो ये जो होता है इसी को ही केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इसमें बॉन्ड्स के बारे में बात करेंगे जो कि हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 और 4 में। अब वो कैसे पढ़ोगे उसको पढ़ने के लिए आप लोगों को सब्सक्राइब करना होगा। तो जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करो। किसका वेट करते रहते हो कि लाइक नहीं करते हैं, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। इसी से आप लोगों को अगली वीडियोस मिलेंगी। सब्सक्राइब मेरे लिए नहीं होता, आप लोगों के लिए होता है कि यार मतलब मैं चैप्टर पढ़ रहा था, मैंने छोड़ दिया बीच में, तो फिर से नोटिफिकेशन आ जाएगा पढ़ ले बच्चे, तो फिर आप पढ़ लोगे उसे। ठीक है, ये होता है सब्सक्राइब का बटन। और फिर इसके बाद में यहाँ पर जो कंबशन कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है सबसे पहले। अब कॉम्बिनेशन के नाम से समझ में आ रहा है कि कोई भी दो चीज मिलकर के तीसरी चीज बनाएंगी तो उसको क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन। मतलब कोई भी चीज कंबाइन होना, जुड़ना। आप इसको ऐसे समझो कि जुड़ना मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया इसका मतलब। अब इसमें क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, अब इसकी एक एक्टिविटी दी हुई है कि आपको कैल्शियम ऑक्साइड लेना है और उसको पानी में डाल देना है। तो अब इसमें क्या होता है भैया, जब आप कैल्शियम ऑक्साइड लेते हो जिसको कि क्विक लाइम भी कहा जाता है, जब आप वाटर में डालते हो तो यहाँ पर बनता है स्लिग्ड लाइम CaOH2। मतलब ये हो गया, यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है और हम इसको बोलते हैं जो नॉर्मल लैंग्वेज में क्विक लाइम। और आप लोगों को याद रखना कि ये जो टीचर है कंफ्यूज करने के लिए बोलेगा कि भैया क्विक लाइम वाली रिएक्शन लिखना जरूर से। आप बोलोगे यार ये तो पढ़ा ही नहीं था, मैं तो कैल्शियम ऑक्साइड पढ़ के आया था। तो इनके कॉमन नेम जरूर से याद रखना है। और फिर इसके बाद में आप लोगों को इन दिस रिएक्शन केमिकल ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइंस टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, जो कि यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड, देखो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड भी और H2O भी, ये दोनों मिलकर के क्या बना रहे, एक प्रोडक्ट बना रहे। मतलब A और B मिलकर के कोई C प्रोडक्ट बना रहे। मतलब ये और ये मिलकर के अगर ये प्रोडक्ट बनाते हैं तो यही होता है यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और फिर इसके बाद में अगर हम इसको सिंगल वर्ड्स में बोले कि मतलब सिंपल वर्ड्स में बोले तो वो होता है कि सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है हमारे पास में कि एक सॉल्यूशन है स्लिग्ड लाइम का। जो सॉल्यूशन होता है स्लिग्ड लाइम का उसको क्या करा जाता है, काम में लिया जाता है व्हाइट वॉशिंग के। जो आप लोगों ने देखा होगा पुराने टाइम में कि जो घर के पुट्टी होती है ना, वो होती है यहाँ पर किससे, मतलब एक तरीके से स्लिग्ड लाइम से। उसको पानी में मिला करके करते हैं। और फिर उसके बाद में यहाँ पर एक फैक्ट दिया हुआ है कि वो जो दिन ब दिन इतनी सुंदर क्यों होती जाती है, उसके पीछे का रीजन ये है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करके एकदम से फिटिंग फिनिश अच्छी देती रहती है। और फिर इसके बाद यहाँ पर इसके रिलेटेड कुछ रिएक्शंस और दिए हुए हैं कि जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के CO2 बनाते हैं। दो चीजें मिल रही हैं, इसी तरीके से H2 + O2 मिलकर के H2O बना रहे हैं। ऐसी रिएक्शंस हैं।
अब उसके बाद में यहां पर ये होता है कि अगर दो सब्सटेंस मिल करके तीसरा सब्सटेंस बनाए तो उसको बोलते हैं यहां पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये एक और डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैंने मार्क कर दिया। और फिर इसके बाद में रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब एक तरीके से कभी भी कोई भी एक रिएक्शन होती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए आप लोगों ने अभी अभी इसमें कभी हो आपके पास में तो एक बार करके देखना कि कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालना फिर उसको हाथ लगाना तो वो गर्म लगता है। तो उसमें क्या हो रहा है कि हीट एनर्जी हमें मिल रही है, मतलब बाहर की तरफ कोई दे रहा है। एक तो होता है कि हमें खाना बनाने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, और एक होता है कि हमें एनर्जी मिल रही है। तो जो एनर्जी हमें मिलती है जिस रिएक्शन से उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक, और जिस रिएक्शन को हमें देनी पड़ती है उसको बोलते हैं एंडो। मतलब कि एंडो, इसके नाम से याद रखो, एंडो मतलब कि इन मतलब कि हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। और फिर इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आता है हमारे पास में कि ये हो गया जिसके अंदर हीट गिवन देनी पड़ती है उसको एंडोथर्मिक बोलते हैं। और यहाँ पर रेस्पिरेशन जो होता है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों होता है, ये वाला क्वेश्चन 100% आएगा। तो वो इसलिए होता है क्योंकि हमें जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए होता है, खाना चाहिए होता है। अब जब हम खाना खाएंगे जब भी तो हम जिंदा रहेंगे। जैसे कि आप लोग दाल चावल या फिर कुछ भी खाते हो तो वो क्या होता है, आप लोगों का फूड है, उससे आप लोगों को एनर्जी मिलती है, फिर उसके बाद में आप रेस्पिरेशन करते हो, आपका ब्लड फ्लो होता है। अदरवाइज क्या होगा, अगर हम खाना ही नहीं खाएंगे तो हम मर जाएंगे। तो वही बात होती है यहाँ पे। इसमें यहाँ पर वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे लाइव एंड वी गेट द एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू अ सिंपलर substances. For example, rice, potatoes, bread contains carbohydrates and these carbohydrates are broken down to form a glucose. और फिर उसके बाद यहाँ पर this glucose combine with oxygen in the cell of our body and provide us energy. And this special name of reaction is respiration and the process which will you study in chapter number 6. तो आप लोगों को तो बस इतनी सी बात याद रखनी है कि हम जो खाते हैं उसको छोटे छोटे पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं, फिर उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उसको स्प्लिट करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है जो कि हमें रेस्पिरेशन से मिलती है। इसीलिए क्या होती है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। इसमें क्या निकलती है, एनर्जी निकलती, क्योंकि हम खाएंगे फिर हमें ऑक्सीजन मिलेगी, ऑक्सीजन उसको पचाएगी और फिर उसके अंदर हमें एनर्जी मिलेगी, फिर हम दौड़ते जाएंगे। तो इस तरीके से हम मतलब कि आपने ग्लूकोज पिया होगा, ग्लूकोज पी के जो भी दौड़ता होगा तो आपने देखा होगा कि यार मतलब ग्लूकोज पीने के बाद में एनर्जी आती है, वो इसीलिए आती है इसमें। और फिर इसके बाद यहाँ पर डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू अ कंपोस्ट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये तीनों एग्जांपल याद रखना कि सबसे पहले बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस हो गया, फिर रेस्पिरेशन हो गया। ये तीनों के तीनों एग्जांपल याद रखना कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल होते हैं। फिर इसके बाद में आती है भैया डिकम्पोजिशन। अब मतलब डिकम्पोजिशन के नाम से समझ में आ रहा है, मतलब डी मतलब कि हमें तोड़ना है। अब हम पहले क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे, अब क्या करेंगे, हम इनको तोड़ देंगे, मतलब एक पार्ट को दो से ज्यादा पार्ट में करेंगे। अब जैसे कि ये पेंसिल है, अब अगर मैं इसको तोड़ दूं, ये दो पार्ट में टूट गया, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या होगा कि किसी रिएक्शन के अंदर अगर एक रिएक्टेंट है और वो दो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन। अब इसका एक एग्जाम्पल है कि यहाँ पर फेरस सल्फेट है, FeSO4। नाम याद रखना, इन सभी के जो नेम है वो याद रखिएगा, एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यहां पर अगर बात करें फेरस सल्फेट है, इसको कन्वर्जन करने के लिए फेरिक ऑक्साइड में Fe2O3 में कन्वर्ट करा, और इसके साथ में यहां पर क्या इवॉल्व हुआ, हमारे पास में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड रिलीज हुई थी। मतलब था तो एक ही रिएक्टेंट क्या है, एक है, लेकिन हमें प्रोडक्ट कितने मिले भैया, 3 प्रोडक्ट मिल गए। एक मतलब कि एक को तोड़ दिया हमने, हमें 3 मिल गए। तो यही बात होती है डिकम्पोजिशन, मतलब कि टूटना। अब इसके लिए क्या होता है कि यहाँ पर सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव अ सिंपलर प्रोडक्ट एंड दिस रिएक्शन इज नॉन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और फिर इसके बाद में यहाँ पर इसके बारे में बताया गया कि जो फेरस क्रिस्टल होते हैं, मतलब कि फेरस सल्फेट के क्रिस्टल होते हैं, वो भी देखो यहाँ पर कि मैंने रिएक्शन लिखी हुई है, रिएक्शन देख लेना एक बार। ये है कि यहाँ पर फेरस सल्फेट क्रिस्टल थे, उसके साथ में वाटर था, उनको जब हमने गर्म किया तो गर्म करने पर हमें 3 चीजें मिली। एक तो मिली फेरिक ऑक्साइड, दूसरी मिली हमें सल्फर डाइऑक्साइड और तीसरी मिली हमें SO3 मतलब सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो 3 चीजें मिली हैं एक चीज से, तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कई बार क्या आएगा कि आप आइडेंटिफाई करो कि कौन से वाली रिएक्शन है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होने का है हमें। और फिर इसके बाद में यहाँ पर आते हैं कि यहाँ पर जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसको क्विक लाइम या फिर लाइम भी कहा जाता है। ये याद रखना कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं, आपको क्वेश्चंस मिलेंगे इसके ऊपर। और फिर इसके बाद यहाँ पर आते हैं कि इट हैज द मैनी यूजेस, वन इज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। सबसे पहले इसके काफी सारे यूजेस हैं, इसका एक यूज है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में भी। अब यहाँ पर व्हेन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग देन इट इज इन द थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर कोई रिएक्शन के लिए हमें गर्म करना पड़े, मतलब कि हमें एनर्जी देनी पड़े,
तो क्या हो जाएगी थर्मल डिकम्पोजिशन। और मैंने कह रहा हूं कि एनर्जी देनी पड़ती है हमें, हर एक जो डिकम्पोजिशन होता है तोड़ने के लिए क्या करना होता है, इसमें तोड़ने के लिए मैं एनर्जी लगा रहा हूं मेरे हाथों से। तो अब मैं एनर्जी जब दे रहा हूं तो वो जो रिएक्शन होती है उसको कहते हैं यहां पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और फिर इसके बाद में यहां पर इसके एग्जाम्पल हैं, ये वाला एक बार देख लेना, इसकी रिएक्शन एक बार जरूर से देख लीजिएगा। और फिर ये एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी जरूर से बताऊंगा, अगर आप चाहते हो कि बताऊं तो फिर बताइएगा। और फिर इसके बाद यहाँ पर एक जो नीचे पॉइंट है वो ये है कि व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन अ सनलाइट एंड दिस इज ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू अ सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट। तो यहां पर देखो कि AgCl था, सनलाइट में रखा, धूप में रखोगे तो आपको चांदी मिलेगी। सच बता रहा हूं, चांदी मिलती है अगर आप AgCl को क्या रखोगे, सनलाइट में। ठीक है, याद रखो कि जो AgCl होता है मतलब सिल्वर क्लोराइड से ही तुम चांदी लोगे, मतलब चांदी के पैसे दे चुके हो फिर भी तुम्हें चांदी मिलेगी तो खुशी मिलेगी, तो करके देखना इसे। और फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है कि हमारे पास में सिल्वर ब्रोमाइड होता है, उसमें भी हमें चांदी मिलती है। और यहाँ पर आता है कि व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉजिंग द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब कि कौन सी एनर्जी है जिससे कि मतलब हम करते हैं, तो ये क्या हो गया, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है ये पूरी की पूरी, हर एक जो होती है एंडोथर्मिक होती है, क्योंकि इनके लिए एनर्जी चाहिए होती है किसी भी चीज को बनाने के लिए। मतलब कोई भी चीज अगर आप दो को मिला करके कोई नई चीज बनाते हो उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है, और अगर आपको किसी चीज को तोड़ना है तो फिर आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ पर आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसके नाम से क्लियर है, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है कि एक एग्जांपल ले मान लो कि एक चिंटू है और एक पिंटू है। जो चिंटू है वो है ताकतवर, मतलब कि अच्छा खासा मोटा हट्टा कट्टा, और जो हमारा पिंटू है वो है पिद्दी पहलवान सा। तो क्या करेगा, अब चिंटू अगर सीट लेनी है तो क्या बोले, पिंटू हट, तो वो हटेगा क्योंकि वो तो ताकतवर है। तो उसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि अगर एक एलिमेंट ज्यादा पावरफुल है और दूसरे वाला वीक है तो वो क्या करेगा, इसे बोलेगा चल 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 चल, ठीक है, वो फिर रिएक्शन से उठ करके चला जाता है। तो मतलब एक तरीके से डिस्प्लेस करना, हटाना, तो वो रिएक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें देखो कि यहां पर मैंने इसके डेफिनेशन लिखे हुए कि व्हेन अ रिएक्शन इज एनी एलिमेंट इज रिमूव्ड और एन एलिमेंट इज एड, मतलब कि एक एलिमेंट को रिमूव भी करे और उसकी जगह पर दूसरा जुड़ जाए, फ्रॉम इट सॉल्यूशन इज नॉन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ये एनोदर है, इसके अंदर कंफ्यूज मत हो जाना। एनोदर कितनी मस्त हैंड राइटिंग है ना, मानते हो ना मेरी भी, नोटिस करना है इसे। और फिर इसके बाद यहाँ पर आता है कि व्हाई डज आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन अ कलर एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट फेड। तो अब यहाँ पर एक एक्टिविटी गिवन है कि जिसके अंदर कि आपको आयरन नेल को इसमें डालना है। तो अब ऐसा क्यों है, तो अब ऐसा इसलिए है क्योंकि जो हमारा कॉपर है वो आयरन से वीक है, मतलब लोहा ज्यादा ताकतवर है हमारे कॉपर से। तो क्या करा, लोहे ने कॉपर को उठा के फेंक दिया, जैसे चिंटू ने पिंटू को फेंका था। तो अब उसी तरीके से अब उसके बाद यहाँ पर ये पूरी पूरी रिएक्शन गिवन है। जिंक जो होता है वो भी कॉपर से पावरफुल होता है, पीबी जो होता है वो भी कॉपर से पावरफुल होता है। मतलब ये सबसे ताकतवर मोटा हट्टा कट्टा बच्चा है जो कि हर किसी को उठा करके फेंक देता है। ठीक है, मतलब कॉपर जो है, कॉपर को हर कोई उठा के फेंक देता है। ये बड़ा दुबला पतला सा डरा हुआ सा बच्चा है, तो इसके साथ में हर कोई कुछ भी कर लेता है। ठीक है, और फिर इसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट, अब इसके नाम से क्लियर है कि दो बार उठा करके फेंक देंगे, मतलब दोनों आपस में अगर इंटरचेंज कर लें। वो बोलता है कि यार चिंटू तू इधर बैठ जा, मतलब एग्जांपल के लिए बता रहा हूं कि आप इमेजिन करो कि आप बस में ट्रेवल कर रहे हो और आप दोनों बैठे हो, चिंटू और पिंटू। अब चिंटू को तो मिलकर खिड़की वाली सीट और आपको चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, चिंटू प्लीज तू बैठ जा इधर। तो आप क्या कर रहे हो, अपनी सीट को चेंज कर रहे हो, मतलब आप अपनी सीट उसको दे रहे हो, वो उसकी आप सीट ले रहे हो। तो इस तरीके से अगर आप करते हो तो उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ऐसा नहीं होगा, इसमें दादागिरी नहीं चलेगी चिंटू पर। चिंटू के पास में अब सामान है तो आप लोगों को उसके साथ में अच्छे से व्यवहार करना होगा। और फिर इसके बाद में यहाँ पर इसमें क्या होता है कि जो भी कोई इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है उसको बोलते हैं हम प्रेसिपिटेट। मतलब कि कोई भी अगर एक रिएक्शन होती है जिसमें इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है तो हम उसे बोलते हैं प्रेसिपिटेट। जैसे कि अभी रिएक्शन है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की, तो यहाँ पर हमें जो मिला BaSO4, ये जो होता है ये होता है PPT, व्हाइट कलर का ये PPT होता है, जिसको कि मैंने ब्लैक कलर से लिखा हुआ है, लेकिन ये होता व्हाइट कलर का है। और फिर इसके बाद यहाँ पर आता है कि रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्शन इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये हमने अच्छे से समझ लिया है। अब इसके बाद में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की अगर बात करें तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बहुत ही सिंपल सी बात है। याद रखो कि जब कभी भी किसी को ऑक्सीजन मिल जाए, मतलब जिसी को ऑक्सीजन मिल जाए तो वो खुश हो जाएगा। मतलब आपको सांस मिले, एक तो मिल रहा है, सांस नहीं मिले तो एकदम से सांस मिलेगी तो आप खुश हो जाओगे। तो उसी तरीके से क्या होता है कि अगर किसी एलिमेंट को ऑक्सीजन मिल जाए तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, लेकिन अगर किसी से छीन ली जाए
तो इसी तरीके से ये रिडक्शन हो जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। अब उसके बाद यहाँ पर इफ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज, और जिससे ऑक्सीजन छीन ली जाएगी, मतलब हम छीन लेंगे, उसको बोलते हैं हम रिडक्शन, मतलब रिड्यूस्ड। और फिर इसके बाद यहाँ पे इसी से रिलेटेड है कि जैसे कि यहाँ पर CuO है और इसके अंदर H2 है, और यहाँ पर ये कन्वर्ट हो गया Cu में और ये हो गया H2 में। तो इसका कंसेप्ट मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा, तो इसके जो नोट्स आने वाले हैं ये तो बस एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन, इसके नोट्स अलग से आएंगे, तो नोट्स में हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर के साथ में, तो वहां पर आपको अच्छे से समझ में आएगा, तो वो एक बार जरूर से देख लेना। और फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है वही हमारे पास में कोरोजन और रेंसिडिटी। तो कोरोजन के बारे में मोटा मोटा ये समझ लो कि जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए अगर ये लोहे की है तो क्या होगा, अगर मैं इसको मतलब बरसात में रख दूंगा तो क्या होगा, इसके ऊपर पूरे के ऊपर जंग लग जाएगा, जो कि आप लोगों ने देखा कि जो लोहा होता है उसके ऊपर करीब करीब जंग लगने लग जाता है, तो वो जो जंग होता है वही कोरोजन होता है। रिगार्डिंग व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर एसिड देन इट इज सेड टू बी कोरोड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कोरोजन। फिर इसी तरीके से रेंसिडिटी क्या होता है, ये रेंसिडिटी वो होता है जैसे कि आपने एग्जांपल के लिए देखा होगा, इसका परफेक्ट एग्जांपल ये है कि जो हमारी चिप्स होती हैं, अब आपको क्या पता कि ये चिप्स कितनी पुरानी, मतलब कि आप लोग जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हो उसमें जो आपने देखा होगा कि यार उसमें कुछ जैसे हम खोलते हैं तो एकदम से हवा आती है, और जो ऐसे वाली हवा आती है वही होती है यहाँ पर किसकी हवा होती है, वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको कि यहाँ पर एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम में लिया जाता है ताकि वो खराब ना हो फिर जब आप कान करें, जब आप उसे खा लें। तो आई होप कि आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। अगर अच्छे से समझ में आए तो मेक श्योर कि आप उस लाइक वाले बटन को दबाएं और सब्सक्राइब कर लेना अगली और वीडियोस के लिए। हम सभी चैप्टर्स पढ़ेंगे तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर से शेयर कर देना, और मिलते हैं